हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें आपके साथ प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस की डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। लास्ट लेक्चर में एम पॉइंट तक क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम कर चुके थे। आज हमें एन पॉइंट से अपनी शुरुआत करनी है, तो करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट है एन। वो देखिए क्या कहता है। द बेनिफिट ऑफ कंपटीशन इज आल्सो इंजॉयड बाय द कस्टमर्स। कहता है जो कंपटीशन का फायदा है वो कस्टमर को भी मिलता है या कस्टमर के द्वारा इंजॉय किया जाता है। आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन आता है तो कस्टमर्स को भी फायदा मिलता है। कैसे मिलता है? पहला कि उनको वैल्यू फॉर मनी मिलते हैं। ये वाला वर्ड आपको लिखना ही लिखना है, वैल्यू फॉर मनी, हमेशा। तो क्या हमने इस क्वेश्चन को अपनी नोटिंग के अंदर कवर किया है या नहीं है, उसको एक बार चेक कर लें। चलिए देखिए, आपके पेज नंबर 70 पर आपको ये मिलेगा जिसके पास नोटिंग है, और जिसके पास नोटिंग नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आईसीआई के ये स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल को रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ आईसीआई आपको आईसीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपके। ये तो सिर्फ मैच करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हमने जो नोटिंग आज तक आपके लेक्चर्स में पढ़ी है वो अलग नहीं पढ़ी है। आपका 100% सिलेबस कवर होता है, ये विश्वास दिलाने के लिए साथ में नोटिंग रखी है। तो क्वेश्चन मैच कीजिए पहले। द बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन इज आल्सो एंजॉयड बाय द कस्टमर, करेक्ट और इनकरेक्ट। पूरा क्वेश्चन है। आंसर क्या डालेंगे? बिल्कुल करेक्ट। क्या लिखना है जी? फोर्थ पॉइंट को अपना एक्सप्लेन कर देना है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट एक बार देख लेते हैं एंड देन फिर आपको मैं मैच भी करवा दूंगी। तो फोर्थ पॉइंट कहता है आपका, देखिए, द बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन इज आल्सो एंजॉयड बाय सोसाइटी कहिए एंड मार्केट या कस्टमर्स। कहां पर? इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। जो कंपटीशन का फायदा है वो सोसाइटी भी लेती है, मार्केट भी लेती है, साथ में आपकी कस्टमर्स भी लेते हैं। मार्केट कहो या कस्टमर कहो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट मिलता है वो कॉस्ट या लोवेस्ट कॉस्ट पर मिलता है। जो उसकी कॉस्ट रहती है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है ड्यू टू द कंपटीशन, और साथ में उसको बेटर क्वालिटी भी मिलती है। और तीसरा पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया था जी, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मीनिंग क्या है? जब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले एज कंपेयर टू पेड प्राइस। पेड प्राइस दैट मीन्स कि कस्टमर ने जितना प्राइस किसी प्रोडक्ट के लिए दिया है उससे ज्यादा उसको उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो उसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। एक एग्जांपल से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, याद आ जाएगा। मान के चलो आप कोई प्रोडक्ट ₹10 में परचेज करके लेके आए। आपने देखा उस प्रोडक्ट को, आपको क्वालिटी उसकी अच्छी लगी, आप कहते अरे ये तो बड़ा सस्ता दिया है, इसके लिए तो मैं ₹15 भी पे कर देता। तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, जब सेटिस्फेक्शन इन अ केस ऑफ मनी आपकी ज्यादा हो एज कंपेयर टू पेड प्राइस, उसी को कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। तो नेक्स्ट वर्डिंग आप लिखेंगे, कस्टमर्स आर एबल टू गेट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। दोनों बातें क्लियर हो गई कि बेटर क्वालिटी और साथ में लोवेस्ट कॉस्ट। आगे, दे आर एबल टू गेट बेटर वैल्यू ऑफ देयर मनी बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो ये वर्डिंग आपको लिखनी है। इसके साथ आपका यही क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अभी हम मैच करते हैं क्या हमारे प्रैक्टिस मैनुअल के जो आंसर में आईसीआई ने जो दे रखा है क्या वो डिट्टो मैच खाता है या नहीं, जो आपको प्रूव करेगा कि हमारी वर्डिंग और आईसीआई की वर्डिंग में कोई अंतर है या नहीं है। पॉइंट हम एंड कर रहे थे। आंसर क्या था आपका? करेक्ट। आंसर में लाइए अब, द बेनिफिट ऑफ कंपटीशन आर इंजॉयड बाय द, ध्यान से देखो, बाय द सोसाइटी एंड द मार्केट।
यहाँ वर्डिंग मिला लो, इज ऑल्सो एंजॉयड बाय द सोसाइटी एंड द मार्केट। डिट्टो सेम लाइन लगी। आगे तो देखते जाइए अभी आप। इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, बताइए क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, कस्टमर्स को एबल हो जाता है टू गेट प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट, मिल गई लाइन ये भी, एंड ऑफ बेटर क्वालिटी। लास्ट लाइन, दे आर एबल टू गेट बेटर वैल्यू ऑफ देयर मनी बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो पूरे आपके 3 वर्डिंग 100% आपकी नोटिंग में है। तो जिनके पास नोटिंग है उनको देखो कि कितना बेस्ट आपको प्रेजेंटेशन भी मिला और साथ में अच्छे से आपके क्वेश्चन हर तरीके से कवर भी हुए। ठीक है, क्लियर हो गया कहानी, समझ में आया। चलिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा डाल सकते थे, यस, आप इसी के नीचे नेचर एंड एक्सटेंट और डाल के आना यदि पेपर में आता है। ये डिट्टो क्वेश्चन पेज नंबर 70 पर मिलेगा। और जिनके पास नोट्स नहीं हैं वो लेक्चर को रेफर कर लें इसके लिए, उसमें मैंने आपका नेचर एंड कंटेंट समझाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के लिए आराम से कवर होंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। पूरी मैक्सिमाइज में आपकी हेल्प की जाएगी, जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम पूरी हेल्प आपकी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ। पॉइंट हमने आपके साथ अभी एंड किया, अभी हम करते हैं आपके साथ ओ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का ओ पॉइंट क्या कहता है, कंपटीशन इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बताइए, कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी बिजनेस के लिए बुरा होता है, क्या कहेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है या अच्छा है। तो आंसर है इसका इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऐसा काम हो रहा है, कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है जहां कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ एक मोनोपोली है, एक सेलर काम कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर कभी भी कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी नहीं मिलेगी। कहते हैं ये तो कस्टमर की कहानी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फायदा हुआ ना, नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिना कंपटीशन के कभी भी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर ही नहीं सकती। दोबारा से मैंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई बिजनेस बिना कंपटीशन के अपनी मैक्सिमाइज एफिशिएंसी में काम नहीं कर सकता है। तो कंपटीशन में होने से उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, वो लगन मेहनत से काम करता है। इसी कारण से इसको क्या देंगे, इनकरेक्ट देंगे इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन को मैच करते हैं, क्या आपकी नोटिंग में है। इसके नीचे ही देख लीजिए क्वेश्चन, वही पेज नंबर 70 पे, क्योंकि क्वेश्चन आपका इकट्ठा था, ये इस कंसेप्ट के साथ था इसलिए हमने इकट्ठा लिया है। कंपटीशन इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इनकरेक्ट और करेक्ट, तो आप आंसर देंगे इनकरेक्ट। एक्सप्लेन क्या करना है, पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करके आना पेपर में, आपको नोटिंग में एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम का तो है ही नहीं सवाल भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या डालेंगे, कंपटीशन का मीनिंग, एंड देन फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि कंपटीशन इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे लिखेंगे ऑल द ऑर्गेनाइजेशन हैव कंपटीशन, competition is neither a coincidence nor a bad luck because competition provide an ability to firms to operate and act more efficiently। ये वाली लाइन जो आपको सेकंड दिख रही है वो तो लिख के आनी है। यदि आपके पास टाइम कम है, आपका स्पीड नहीं है, और या मान के चलो आपको ऐसा लगता है कि पेपर छूट जाएगा और ये क्वेश्चन आपको करना है, तो कौन से हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट वाली लाइनें ऐसी हैं जो आपको हमेशा पेपर में लिख के ही आनी है। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्डिंग शो करता है, प्लस एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार मिला भी लेते हैं, फिर साथ में मैं पढ़ा भी दूंगी आपको। क्वेश्चन था आपका ओ पॉइंट ना, चलिए निकालते हैं ओ पॉइंट भी आपका। ओ पॉइंट, चलिए मिला जी आपका ओ पॉइंट, आंसर मिलाते हैं। सबसे पहले आंसर क्या है, इनकरेक्ट। अब यहाँ देखो, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव कंपटीशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन होता है क्या, ये लाइन है, ये देखिए भाई पहला वेरी इंपॉर्टेंट में, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन हैव कंपटीशन। नेक्स्ट, कंपटीशन इज नाइदर अ कोइंसिडेंट नोर अ बैड लक, ये कीवर्ड भी आ गया आपका सेकंड में, कंपटीशन इज नाइदर अ कोइंसिडेंट नोर अ बैड लक। आगे, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन आपका फेसिंग क्या करता है, मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ग्रोथ, आपका वेलफेयर, कंपटीशन आपको मेक देम, आगे पढ़ते हैं एक बारी,
कंपटीशन के कारण हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को वर्क हार्डर बनाता है, काम अच्छे से करता है, इनोवेशन बनाता है और कॉस्ट इकोनॉमीज यानी कि कॉस्ट को कम करने में हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ कंपटीशन इज आल्सो एंजॉयड बाय द सोसाइटी मार्केट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। ये कौन सी लाइन है? लास्ट वाले क्वेश्चन की। बात समझ में आई? तभी मैंने बोला कंप्लीट लिख के आना। अब ये प्रेजेंटेशन देखो जो आपको एग्जाम में करके आनी है, बुलेट पॉइंट में लिख के आएंगे, पहरे में कभी नहीं लिखोगे, आपके नंबर हमेशा इंक्रीज होंगे ही होंगे। ये गलती हमेशा हम करते हैं। हमें एक्स्ट्रा लिख के आना है, कीवर्ड सारे प्रैक्टिस मैनुअल के लेके आने हैं, साथ हमें इतना लिख के आओ एग्जाम में क्वेश्चन का कि एग्जामिनर आपको नंबर देने से बिना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए ना। ये मेंटेलिटी को रख के पढ़ना, अटेम्प्ट क्लियर होगा। विश्वास से कहती हूँ कि अटेम्प्ट आपका क्लियर होगा। और जिन बच्चों को ये है ना कि 20% का रिजल्ट आता है, हम कैसे फिट बैठेंगे भाई, 20% में तुम्हें एक सीट चाहिए, क्या तुम एक सीट नहीं लेके आ सकते अपनी? बस इस मेंटेलिटी के साथ चलो, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लें, मैच करें। ये कॉन्सिडेंट वाली बिकॉज लाइन हो गई क्लियर। ऑपरेट, एक्ट मोर एफिशिएंटली। नेक्स्ट है कि वर्क हार्डर वाली लाइन देख लो, यहाँ पर ये वर्क हार्डर बीइंग इनोवेशन कॉस्ट इकोनॉमीज है ना, बेटर वे इन ऑर्डर टू रीच अहेड ऑफ कंपटीटर। और लास्ट लाइन कि सोसाइटी में काम करता है मार्केट का ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट की लाइन रही। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके अच्छे से 100% तरीके से आपके पूरे के पूरे आपकी नोटिंग से मैच मिलते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेक्चर्स देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इसी तरीके की सीरीज चाहते हो, पहले आप ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हो या कोई आपका और सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके साथ। वो पॉइंट हम कर चुके हैं कंप्लीटली। अब चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी पॉइंट है, पी पॉइंट है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कंसीडर्स न्यू एंट्रेंस एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन। कहता है न्यू एंट्री जो आती है वो ही आपका कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर आपका क्या है, सोर्स है। दोबारा से, पोर्टल की जो 5 फोर्सेस मॉडल हैं उसमें जो न्यू एंट्री है वो कंपटीशन का मेन सोर्स माना जाता है, इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। ये आप बोलेंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यू एंट्री से हमेशा क्या माना जाता है, मेजर सोर्स ऑफ कंपटीशन माना जाता है। तो हम कहेंगे आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब मिलाते हैं आपके नोटिंग से। कहाँ मिलेगा आपको ये? पेज नंबर 80 पर आपको दिखेगा। क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं। पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल कंसीडर न्यू एंट्रेंस एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन। आंसर दें करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आप आंसर क्या देंगे? करेक्ट। क्या लिखना है? एक्सप्लेन थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस ए बी सी डी और ई। यानी कि हमने अपनी नोटिंग के अंदर जो आपके ए से लेकर ई पॉइंट तक जो लिखे हुए हैं उन सबको आप पूरा लिख के आएंगे पेपर में। क्या कहता था? थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस में सबसे पहले न्यू एंट्रेंस आर ऑलवेज पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन। पहली लाइन ही आपके क्वेश्चन को पूरा करते हैं। यदि आप क्वेश्चन बिना किए भी सिर्फ और सिर्फ इन लेक्चर्स को देख जाओ, इनको समझ जाओ, या आपने इस नोटिंग को अच्छे से कर लिया, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके सारे प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर है। तो समझिए, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अब ये लाइन पहले से क्लियर होगी और इसी पे करेक्ट इनकरेक्ट आया क्वेश्चन तो आप बताइए, बिना पढ़े भी आप लिख के आएंगे ना? तो कहता क्या था आपको क्वेश्चन कि न्यू एंट्री हमेशा सिग्निफिकेंट सोर्स होता है। तो पहले ही लाइन में बोल दिया कि हाँ, न्यू एंट्री हमेशा पावरफुल, सिग्निफिकेंट या मेजर सोर्स होता है आपका कंपटीशन का। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्ग न्यू कंपटीटर्स। यदि बहुत स्ट्रॉन्ग नए कंपटीटर्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स जिनकी ब्रांड इमेज पहले से ही मार्केट में बनी हुई है, अब आपके प्रोडक्ट में भी उन्होंने अपना कंपटीशन बढ़ा दिया। ऑलवेज क्रिएट ग्रेट कंपिटिटिव प्रेशर। कंपिटिटिव प्रेशर आपके 5 ही हैं 5 फोर्सेस मॉडल के, लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। क्यों है ये? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यू कंपिटिटर्स हैव पावर टू इन्फ्लुएंस द कंपटीशन। दे हैव एन एबिलिटी टू लिमिट द प्राइस एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी। उनके पास एबिलिटी है, वो प्राइस में भी चेंज कर सकते हैं और प्रॉफिट के लेवल में भी चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि यदि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हुई तो
नॉर्मल बात है कि प्राइस कम होगा, और आपका प्राइस यदि ज़्यादा है तो प्राइस के कारण आपका प्रॉफिट में चेंज आएगा। तो ये पॉइंट था, डी हुआ। नेक्स्ट ई पॉइंट को भी लिखेंगे, अफेक्ट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ये आपके कैसे अफेक्ट करती है न्यू एंट्रेंस आपके कंपटीशन में। तो सबसे पहले यदि न्यू एंट्री के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है या उनके पास गुड क्वालिटी है, नई टेक्नोलॉजी है, प्राइस उनका कम है, तो ऐसे केस के अंदर हमेशा न्यू एंट्री हमेशा कंपटीशन को अफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिख के आने हैं। अब मैच करते हैं आपके पी पॉइंट को आपके प्रैक्टिस मैनुअल से। चलिए, पी पॉइंट है करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, हमने पहले ही कह दिया था करेक्ट है आपका। अब लिखना क्या है, पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल कंसीडर न्यू एंट्रेंस एज अ मेजर सोर्स ऑफ कंपटीशन। तो आपको फर्स्ट वर्डिंग मिल गई, आपको ऑलवेज पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन। अब क्या कहता है आपका, न्यू जितने भी प्रोडक्ट हैं वो रेंज है आपको क्या क्रिएट करते हैं, न्यू कम्पिटिटिव प्रेशर। तो कम्पिटिटिव प्रेशर वाली लाइन भी आपको मिल गई। नेक्स्ट है, जितने बड़े नए एंट्रेंस होंगे वो हमेशा कंपटीशन को उतना ही अफेक्ट करते हैं, वो लिमिट कर सकते हैं प्राइस को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये वाली लाइन, लिमिट द प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी की कीवर्ड्स भी आपको अपनी नोटिंग में मिल गए। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कि मुझे आपसे रिस्पॉन्स मिल सके अबाउट द वीडियो। यहां पर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ, दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है आपका। हम आपके साथ अब पी पॉइंट कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या कहता है आपको, ग्लोबलाइजेशन मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अलग लोगों के लिए हमेशा अलग चीज होती है ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यदि मैं डिटेल में आपके साथ जाऊं तो मल्टीफेसेटेड एक फीचर है इन्वायरमेंट का, जिसमें कहा जाता है कि हमेशा हर एक व्यक्ति चीजों को अलग अलग तरीके से लेता है, सोचता है, समझता है। यहाँ पर कहते हैं डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। जब पेपर में इकट्ठा सब चीज हो जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए याद रखेंगे, टैगलाइन याद रखे के जाएंगे कि डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो ये आंसर आता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको फिर हम देख लेते हैं आपकी नोटिंग के अंदर क्या हमने ले रखी है या नहीं। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस में भी मैंने कहा हुआ है आपकी नोटिंग में, पेज नंबर 48 पर आपको मिलेगी। क्वेश्चन कहता है ग्लोबलाइजेशन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब क्यों, उसको आप लिख दीजिए भाई, जितना आपको एक्सप्लेन करवा रखा है एक बार हम आपकी नोटिंग के साथ मैच कर लेते हैं, ताकि हम जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कवर आपके इसी लेक्चर में कर दें। तो आपका क्या पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट है, कहता ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्रोसेस है इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू अ, क्या कहना चाहता है, ह्यूज मार्केट, वन ह्यूज मार्केट। तो आप ये ह्यूज मार्केट वाली लाइन यहाँ देख लो, वर्ल्ड इनटू अ वन ह्यूज मार्केट, यानी कि ये कवर हुई। नेक्स्ट है आपका, जितना भी ग्लोबलाइजेशन है उनके बहुत सारे मीनिंग है। कैसे है, कोई तो कहता है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जितनी भी एजम्पशन है वो सब लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट में कि ये इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा, ये मैंने आपको 5-7 पॉइंट बुलेट के ग्लोबलाइजेशन के समझा रखे हैं। यहाँ देखो, वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमी को वन इकोनॉमी, यानी कि देश की एक इकोनॉमी को वर्ल्ड की सभी इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, लिंक करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन जाता है। हम जब भी अपने काम को यानी एरिया ऑफ ऑपरेशंस को कभी भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि सम कंसिडर, यानी कुछ लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है कि हम एरिया ऑफ ऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और कईयों का मानना है कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू अ वन ह्यूज मार्केट, इस तरीके से डालेंगे आप वर्डिंग को। तो यहाँ पर ये वाला भी आपका, यहाँ देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपेंड देयर मार्केट, ये सब लाइनें आपको मिलेंगी यहाँ पर, बहुत अच्छे से वर्डिंग में डाल के दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि ग्लोबलाइजेशन का ये क्वेश्चंस भी हमारी नोटिंग से मैच मिलता है, प्लस हमने आपके साथ ये क्वेश्चन भी अब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम
इसके सेकंड के सिर्फ 3 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चन जे रहता है आपका। लास्ट लेक्चर में ना जे पॉइंट आपका पेंडिंग में रह गया था, बीच में स्किप हो गया, मुझे बाद में पता चला। तो एक बार मैं मिला देती हूँ आपको जे पॉइंट से, है ना, एक बार देख लेते हैं। रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस दैट कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आर डिक्रीजिंग ड्रामेटिकली। कहना क्या चाहता है कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं अब ऑर्गेनाइजेशन को, वो इतना अफेक्ट नहीं करते, या फिर जितना अफेक्ट करते हैं उसकी जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। आर डिक्रीजिंग ड्रामेटिकली, बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। दोबारा से बोलती हूँ, क्या कहना चाहता है कि कहता है चेंजेस जो भी बिजनेस में आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को जितना अफेक्ट कर सकते थे उसकी रेट अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो आंसर क्या है? बिल्कुल इनकरेक्ट। बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि अब तो बल्कि ऐसा फेज आ चुका है कि चेंजेस को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि रैपिडली बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है। तो इस चीज को क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ये इन्वायरमेंट फीचर्स के अंदर आपको मिलेगा टॉपिक। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। पेज नंबर 17 में मिलेगा आपको ये। द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आर डिक्रीजिंग ड्रामेटिकली। तो क्या है आपका इनकरेक्ट आंसर है एक्सप्लेन डायनेमिक का जो इन्वायरमेंट का फीचर है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। तो आज हमने आपके साथ फाइनली कितने क्वेश्चंस कर लिए? हाँ, 5 to 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हो चुके हैं हमारे। ओनली सेकंड क्वेश्चन के लास्ट के थर्ड क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं हमारे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे आपके साथ अच्छे से। ठीक है।